हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने 500 क्वेश्चन की अपनी सीरीज शुरू कर रखी है भाई, टीजीटी और पीजीटी सोशल साइंस की। तो उसका आज जो पार्ट है वो 5th पार्ट है। तो मैंने आज जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा, क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि भाई हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट करो मैम, तो इसलिए मैंने ये हिंदी मीडियम में भी किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड बिफोर अडोप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, के भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने से पहले उसमें कितने संशोधन पर विचार किया गया था, कितने संशोधन मतलब के किए गए ही थे। तो 2000 के आसपास था, 500 था या 1000 था या 1550 था। ये पूरे ना क्वेश्चन दिख नहीं रहे इसलिए मैं दोनों में वो करवा रही हूँ। तो कितने में किया था, वो था भाई लगभग 2000 अमेंडमेंट हुए थे। संविधान को पारित होने से पहले, उसको अडॉप्ट करने से पहले उसमें 2000 अमेंडमेंट किए गए थे। संविधान को बनने में जो टाइम लगा था वो लगा था, पूछ लेते हैं, ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिखा गया था तो उसका इलेक्शन कब हुआ था, उसका इलेक्शन किया गया था जुलाई 1946 में इलेक्शन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, बाकी इसमें सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा स्टेप बाय स्टेप आपका। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन, जो संविधान सभा का था पहला सत्र कहाँ पर किया गया था, न्यू दिल्ली में या बॉम्बे में, लाहौर में या कलकत्ता में। तो पहला जो सेशन किया गया था वो किया गया था न्यू दिल्ली में। और वो कब किया गया था, वो किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। ये पहला सेशन किया गया था, न्यू दिल्ली में किया गया था। ये किया गया था काउंसिल चैम्बर के लाइब्रेरी भवन में, काउंसिल चैम्बर के लाइब्रेरी भवन में इसको किया गया था, नई दिल्ली के। ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट मतलब के उपराष्ट्रपति, या प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, या स्पीकर जो लोकसभा का स्पीकर होता है, या प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। भाई इसमें से कौन होता है जो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, तो वो होता है स्पीकर। जो लोकसभा की अध्यक्षता करता है स्पीकर, वो होता है उसका पीठासीन अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग कैन द राज्यसभा डिले ए मनी बिल, राज्यसभा धन विधेयक को कब तक विलंबित कर सकती है। तो 14 दिन, 20 दिन, 40 दिन या 10 दिन। तो कितने दिन कर सकती है, वो कर सकती है 14 दिन। 14 डेज का जो मनी बिल है वो राज्यसभा रोक सकती है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, 2 तरह के बिल होते हैं, एक ऑर्डिनरी होता है और एक मनी बिल होता है। तो जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं उसको दोनों सभा मतलब लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों सभा पारित कर सकती हैं उसको। लेकिन जो मनी बिल होता है, धन विधेयक जो रहता है, उसको केवल लोकसभा ही पारित करती है। राज्यसभा उसमें क्या करती है, राज्यसभा उसको सिर्फ 14 दिन के लिए डिले कर सकती है, लेकिन उसको कैंसिल नहीं कर सकती। वो उसमें सजेशन, राज्यसभा उसमें सजेशन दे सकती है लोकसभा को, कभी ऐसे कर लेना चाहिए, ये इतना होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो डिपेंड करता है लोकसभा पे कि भाई वो उसको माने या नहीं माने, उस पर बाउंडेशन कोई नहीं होती मनी बिल से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना चलते हैं। एक सेकेंड। वेयर वाज द 1931 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन था वो कहाँ बुलाया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था, कलकत्ता में, कराची में, दिल्ली में या नागपुर में। तो वो कहाँ किया गया था, वो किया गया था कराची में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1885 में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था। इसमें लगभग 100 मेंबर थे उस टाइम पे, लेकिन
72 लोगों को ही क्या मिली थी, मेंबरशिप मिली थी, कांग्रेस की मेंबरशिप मिली थी। ठीक है, और इसका जो फाउंडर मेंबर था, फाउंडिंग किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम। क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने इसका फाउंडेशन की थी उस टाइम पे 1885 में। तो वो जो अधिवेशन है, ये कराची का अधिवेशन है, 1931 में किया गया था। और यहाँ पर चेयरपर्सन कौन थे, यहाँ पे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम पे इसके अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे। ठीक है, और अगर इसकी हम ये भी पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पर हुआ था, मतलब जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, ये कहाँ पर बनी थी, ये भी जगह पूछ ले अगर, तो वो थी गोकुलदास, लिख लेना ये भी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज है था बॉम्बे में, बॉम्बे में था ये कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल। वहाँ पर इनकी थी जो वो बैठक हुई थी, वहाँ पर ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था 1885 ईस्वी में। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When did मोतीलाल नेहरू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? भाई मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन का जो मसौदा था वो कब तैयार किया था? भाई हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि भाई जो B.R. अम्बेडकर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू ने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था कि भाई जब भी हम आज़ाद होंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ ऐसा होगा, मतलब कि उसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस को ऐड कर दिया था, फंडामेंटल राइट्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स को ऐड कर दिया था। ठीक है, ऐसे कुछ मतलब उन्होंने फैक्ट ऐड उसमें कर दिए थे। तो उसी के बेस पर आगे फिर तैयार किया गया था। इन्होंने मतलब क्या था कि भाई उन्होंने ये इसलिए सोच के तैयार किया था कि जब भी हमारा जो इंडिया है, हम जब भी फ्री हो, हमें फ्रीडम मिलेगी, हमें स्वतंत्रता मिलेगी, तो हमारा जो संविधान है हम इस बेस पर बनाएंगे। तो वो मोतीलाल नेहरू ने कब किया था, 1928 में किया था, अगर उनकी पूछ ले तो। ठीक है, नहीं तो B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का, वैसे पूछा जाए भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो वो रहेगा B.R. अम्बेडकर। ठीक है, लेकिन अगर स्पेशल नाम देके पूछा जाए तो वो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इंस्पायर्ड द इंडियंस टू सेट अप ए सोशलिस्ट इकोनॉमी? ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें मिली है, या रशियन रिवॉल्यूशन से, या दोनों से, या नन ऑफ द अबोव। की किस क्रांति ने भारतीयों को समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी की स्थापित करने की प्रेरणा दी थी? तो वो दी थी भाई रशियन रिवॉल्यूशन ने, रूस की क्रांति ने हमें दी थी। फ्रांस की क्रांति से हमें मिली है स्वतंत्रता, समानता और फ्रेटर्निटी की। ठीक है, ठीक है, ये मिली है हमें फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द बॉडी विच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भाई कौन सी वो निकाय है जिसने की संविधान का निर्माण किया था? तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जनरल असेंबली थी, पीपल असेंबली थी, या नन ऑफ द अबव? तो किसने किया था भाई? ये किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्शन हुआ था जुलाई 1940 में। पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनेगी कि भाई कौन लिखेगा, कौन क्या क्या काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो इसका इलेक्शन हुआ था जुलाई 1940 में। उस टाइम पे इसके जो टोटल मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे 389, स्टार्टिंग में थे 389। लेकिन फिर जिन्ना ने क्या किया कि भाई उन्होंने मुस्लिम के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी कर दी, और इसकी वजह से क्या हो गया, इनमें जो भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ है तो इंडिया के फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने रह गए थे मेंबर? वो रह गए थे 299 बाद में। ठीक है, 1947 के बाद 299 रह गए थे जिन्होंने कि भाई जो संविधान है वो पूरा बनाया था। 299 लोगों ने मिलकर बनाया था। अगर इसकी हम वो देखें कि भाई साइन कितने लोगों ने किया था, तो वो किया था 299 लोगों ने साइन नहीं किया था उस टाइम पे भी।
लास्ट में जब कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो वो 284 लोगों ने साइन है उस पर। ठीक है, ये भी पूछ ले तो ध्यान रखना आप। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो टाइम लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। In 1938, who among the following definitely formulated his demand for a constituent assembly elected on the basis of adult franchises? भाई adult franchises के बेस पर किसने ये डिमांड की थी कि भाई जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट निम्नलिखित में से किसने निश्चित रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के लिए अपनी मांग तैयार की थी, अपनी मांग रखी थी? तो किसने रखी थी? CR दास ने रखी थी, सुभाष चंद्र बोस ने रखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, या महात्मा गांधी ने? तो ये किसने रखी थी भाई? ये रखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जानी चाहिए। पहले ही किया गया था, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट बनाया था ना मोतीलाल नेहरू ने, ऐसे ही इन्होंने पहले ये डिमांड रखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द सिविल सर्वेंट डू? भाई सिविल सर्वेंट्स हैं वो क्या करते हैं? दे टेक इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। सिविल सर्वेंट मतलब सिविल सेवक, हिंदी में बता देते हैं। सिविल जो सेवक है वो क्या करते हैं? दे टेक इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, दे सेटल द डिस्प्यूट, दे इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन, या नन ऑफ द अबो। तो वो क्या करते हैं भाई? जो सिविल सर्वेंट है वो क्या करते हैं? वो इम्प्लीमेंट करते हैं जो मिनिस्टर्स के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। सिविल सर्वेंट में कौन आते हैं? देखो, 2 तरह के पावर में लोग होते हैं। एक तो रहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक रहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल होते हैं वो हमारे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ये मतलब ये सब क्या है? ये चुन के आते हैं, इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं। और उनके फिर साथ में कौन उनको असिस्ट करता हो? उनके साथ में कौन रहते हैं? उनके साथ रहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। वो कौन होते हैं? वो जो क्वालिफाई करके आते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम वगैरह जैसे जो दे के आएंगे। ठीक है, वो अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर आते हैं। जैसे IAS है, IPS है, तो ये क्या रहेंगे? ये सिविल सर्वेंट रहेंगे। तो ये क्या करते हैं? ये इम्प्लीमेंट करते हैं, जो मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं ये उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 2 फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशियल जो सिस्टम है उसके 2 फीचर्स बताने हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, भारतीय न्यायिक प्रणाली की 2 विशेषताएं बताइए भाई। इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है, या डिपेंडेंट है, या 1 और 2 है? तो क्या है भाई 2 फीचर जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है उसके 2 फीचर हैं 1 और 2। आंसर रहेगा 1 और 2। मतलब कि इंडिपेंडेंट भी है, जो भारत की जो न्याय प्रणाली है। ठीक है, भारत की न्याय प्रणाली क्या है? एक तो स्वतंत्र है और एक इंटीग्रेटेड। अब स्वतंत्र क्या भाई? स्वतंत्र ये है कि इसके जो न्यायिक प्रणाली है भारत की उस पे किसी भी पार्टी की कोई बाउंडेशन नहीं है। ये नहीं है कि अभी बीजेपी सत्ता में है तो वो कंट्रोल करेगी, बाद में कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बाहर जो जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के जज है, या चाहे लोकल भी जज है, उन पे किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि जो न्याय प्रणाली है हमारी वो ऐसे है कुछ। ठीक है, यहाँ पे लोकल वाले भी, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट रहते हैं, फिर हाई कोर्ट हैं जो स्टेट के रहते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होते हैं जो पूरे विश्व का मतलब पूरे इंडिया का, कंट्री का रहता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? अब जैसे यहाँ से अगर जो पीपल है वो हार जाते हैं तो आगे हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट में आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या है? फिर बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रहेगा वो इन पर बाध्य रहेगा। ठीक है, इनको नीचे वालों को लेना ही पड़ेगा। और इनका जो डिसीजन है ये नहीं है कि लेकिन कि भाई एक जगह अगर बंदा हार गया तो ऊपर अपील नहीं कर सकता। तो क्या है? ये इंटीग्रेटेड है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड भी है और फ्री भी है। तो ये दोनों फीचर भारतीय न्याय प्रणाली के हैं, स्वतंत्र भी और एकीकृत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड? जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो कैसे हटाया जा सकता है? तो
है कि बाय द पुलिस, बाय द प्रेसिडेंट अलोन, भाई अकेले राष्ट्रपति के द्वारा, बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, कि सुप्रीम कोर्ट ही उसको हटा सकता, बाय द पार्लियामेंट थ्रू इम्पीचमेंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो हटाया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट थ्रू इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का क्या मतलब होता है भाई, महाभियोग के द्वारा, ठीक है, महाभियोग के माध्यम से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। संसद में कौन आएंगे, फिर दोनों, ठीक है, दोनों जो हाउस हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा के मेंबर भी, उनके 2/3, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, अगर पूछा जाए, अपॉइंटमेंट की जाती है इनकी प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन काउंसिल और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की समर्थन से की जाएगी, अकेले प्रेसिडेंट डिसीजन नहीं लेगा इनके, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन, का रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, क्या है, सॉरी इसका हिंदी ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन नहीं मिला है भाई, मैं वैसे ही बता देती हूँ कि जो वास्तविक जो एग्जीक्यूटिव होता है इंडियन यूनियन का वो कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है, या राष्ट्रपति होता है, या यूनियन का कैबिनेट होता है, या प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर होता है। तो कौन होता है जो रियल एग्जीक्यूटिव, वो रहेगा भाई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एक्सरसाइज ग्रेटर पावर ओवर द यूनियन बजट, भाई यूनियन बजट पे कौन से की पावर ज्यादा होती है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान केंद्रीय बजट पर अधिक शक्ति का प्रयोग करता है, राज्यसभा करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, लोकसभा करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। तो भाई किसका ज्यादा कंट्रोल होता है, वो मैंने थोड़ी देर पहले शायद आपको बजट वो बिल समझाए थे, उसमें आपको समझ में आ भी गया होगा कि भाई लोकसभा है जो उसका पावर ज़्यादा रहती है बजट पे, ठीक है, कितना बजट एलोकेट करना है, कितना खर्चा करना है, कितना क्या करना है, तो ये चीज़ क्या रहेगी, ये लोकसभा के पास पावर रहती है बजट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, भाई प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 साल होता है, 7 साल, एज लॉन्ग ही वांट, जितना वो चाहे, या ही डज नॉट हैव ए फिक्स टेन्योर, या उसके पास कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, भाई इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं होता है। वो क्या रहता है भाई, प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव होता है वो भी राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन अपनी मनपसंद से नहीं करता, ठीक है, वो करता है कि भाई जो लीडर रहता है, रूलिंग पार्टी का जो लीडर रहेगा, और उसको फिर चुना जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो उसका जो टेन्योर रहता है ना वो भी क्या रहेगा, वो भी जहाँ का मतलब कि वो लोकसभा का रहेगा, लोकसभा जो प्राइम मिनिस्टर रहता है वो लोकसभा में से ही रूलिंग पार्टी का चुना जाता है, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी का जो लीडर रहेगा, जब तक मतलब कि जब तक उसकी मेंबर हैं जो, जब तक मेंबर की सहमति रहेगी तब तक क्या रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा। अगर मेंबर की सहमति नहीं रही तो बीच में कभी भी उसको हटाया जा सकता है। तो इसका टेन्योर, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कभी भी फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, whom does the president appoint as the prime minister, भाई किसको अपॉइंटमेंट करता है, तो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, एनीवन ही लाइक्स, एमपी हु हैज सिक्योर्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट, या नन ऑफ दीज, भाई किसे नियुक्त करता है, तो बहुमत वाली पार्टी को, ठीक है, किसी को भी नहीं कर सकता, जो पार्टी बहुमत वाली है और उनका भी क्या रहेगा, लीडर रहेगा, मतलब वो पार्टी के लोग भी ये चाहेंगे कि भाई यही हमारा लीडर है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भाई बहुमत की पार्टी है और 300 लोग में से किसी को भी एक बंदा चुन दे प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं होता, उनका भी सहमति होनी चाहिए, मतलब बहुमत वाली पार्टी की भी सहमति होनी चाहिए, तभी तो वो लीडर चुनेंगे उसको। तो वो लीडर अगर चुन रहे हैं फिर उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसको अपॉइंटमेंट कर देता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच बॉडी एक्ट एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, भाई कौन सी वो निकाय है जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, उनको गार्जियन, एज ए गार्जियन, ठीक है। तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है,
या सुप्रीम कोर्ट है, या इलेक्शन कमीशन है, या लेजिस्लेचर है। तो कौन है भाई? वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षक माना जाता है, क्योंकि क्या बताया था मैंने, सुप्रीम कोर्ट पे ये जुडिशरी सिस्टम है जो हमारे इस पे बाउंडेशन नहीं होती है। तो जब भी हमारा कोई भी, अब उस पे बाउंडेशन नहीं है तभी तो हम उसमें जा सकते हैं, नहीं तो कोई भी रूलिंग पार्टी होगी तो हमारे अधिकारों का हनन कर सकती है। तो इसकी वजह से भाई जुडिशरी सिस्टम है हमारी फ्री है हर चीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का कौन, इसमें निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यकारी का हिस्सा है? भाई कौन है इसमें? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, होम मिनिस्टर है, या सेक्रेटरी है होम अफेयर्स का, या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है? तो इसमें कौन रहेगा? इसमें रहेगा होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, बाकी ये तीनों क्या है? ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। याद रखना, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? आईएएस आईपीएस जो रहते हैं, जो टेस्ट वगैरह देकर क्वालिफाइंग नेचर से आते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो इलेक्टेड, इलेक्शन से आते हैं चुनकर, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो। तो इसमें जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन रहेगा? होम मिनिस्टर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैबिनेट एज ए टीम इज असिस्टेड बाय? भाई जो कैबिनेट है वो किसके द्वारा असिस्ट की जाती है? पूरी एज ए टीम किसके द्वारा असिस्ट की जाती है? प्रेसिडेंट एंड स्पीकर, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ए टीम ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। तो किसके द्वारा असिस्ट की जाती है भाई? वो की जाती है प्रेसिडेंट एंड स्पीकर के द्वारा, ठीक है। कैबिनेट क्या भाई? मंत्री का है ना, जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री अपॉइंट किए जाते हैं, उसी का तो एक ऑफिशियल नाम कैबिनेट दे रखा है ना, तो वो असिस्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट और स्पीकर के द्वारा। ठीक है, कहीं पे भी जब अटक जाते हैं तो स्पीकर और जो राष्ट्रपति हैं वही उनकी सहायता करते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ दिस कंट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ ए रिपब्लिक? इनमें से कौन सा देश गणतंत्र का उदाहरण है? यूएसए, इंडिया, साउथ अफ्रीका, या ऑल ऑफ दीज? तो इसमें से कौन सा है भाई गणतंत्र का उदाहरण? तो वो क्या रहेंगे? ये तीनों गणतंत्र फॉलो करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो फोर्थ आंसर है वो हमारा ठीक हो जाएगा। तो भाई आज के जो हमारे क्वेश्चन है खत्म होते हैं यहीं पे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, लाइक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कुछ कैसी क्या वीडियो लग रही है कमेंट करके हमें बताया करो, ताकि हम और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो और कर सके। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।